नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने पैसे बांटने का लगाया आरोप। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गुजरात चुनाव का। चुनाव से पहले शुरू हुआ नेताओं के पलायन का दौर, कांग्रेस में शामिल हुआ ये आदिवासी चेहरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। भगवंत मान कुछ ही देर में करेंगे बड़ा ऐलान, कहा इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज। भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सब कुछ आधा अधूरा दिखाया गया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा को नुकसान हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम में धांधली के बाद अखिलेश यादव ने अब पैसे बांटने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए धांधली का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने भाजपा पर पैसे बांटकर वोट हासिल करने का भी आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे और यहां कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए उन्होंने कुछ समर्थकों से बात भी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव भाजपा पर बेईमानी से जीतने का आरोप लगाते हुए गांव वालों से पूछते हैं कि उन्हें कितना पैसा दिया गया था। वीडियो में अखिलेश यादव के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय है, वो लेकर वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, भाजपा पर कथित तौर पर यहां पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया के बाद राहुल गांधी ने भी फेसबुक पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देश में 5 अहम राज्यों में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और अन्य राज्यों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है और इस चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, जिस वजह से अब वो बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक के पक्षपाती रवैये का मामला उठाया था, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक की मदर कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा प्रदान की और साथ ही बीजेपी के मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की। और इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत खराब है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि फेसबुक और सत्ता की मिलीभगत से जिस तरह सामाजिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के दिमाग में नफरत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले शुरू हुआ नेताओं के पलायन का दौर, कांग्रेस में शामिल हुआ आदिवासी चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है। और इसी बीच चुनाव से ठीक पहले नेताओं के पलायन का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश वासवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उनका कांग्रेस में आना इसीलिए मायने रखता है क्योंकि गुजरात की राजनीति में जब भी आदिवासियों के हक की बात आती है, राजेश वसावा ने हर बार उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा देखी जाती है और इसी वजह से अब जब राजेश वसावा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो इसे चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राजेश वसावा ने कहा कि हमारी ये नई लड़ाई हमारे अस्तित्व को बचाने की है और हम आदिवासी के हक की बात करते हैं। हमें आदिवासियों को हक दिलवाना है और हर हालत में दिलाएंगे। सालों से आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई कांग्रेस करती आई है और इसीलिए फैसला किया कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। भगवंत मान कुछ ही देर में करेंगे बड़ा ऐलान, कहा इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की कमान संभाल ली है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। इसमें प्रोटेम स्पीकर विधायक को शपथ दिला रहे हैं और इस बीच भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि वो आज पंजाब की जनता के हित में एक बड़ा फैसला लेंगे। भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा
कि वो ऐसा फैसला लेंगे जो पंजाब के इतिहास में आज तक नहीं लिया गया। हालांकि फैसला किस बारे में होगा इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने इतना ही लिखा है कि वो कुछ ही देर में इसका ऐलान कर देंगे। बता दें कि भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री के सचिवालय में दाखिल होने पर जश्न जैसा माहौल देखने को मिला और हर तरफ और बालकनी में खड़े कर्मचारियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में पंजाब पुलिस की 82वीं बटालियन की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज। भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सब आधा अधूरा दिखाया गया। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बने इस फिल्म को लेकर अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। बुधवार रात को फिल्म देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब आधा अधूरा दिखाया गया है। वहीं दोस्तों, सीएम कश्मीर फाइल्स देखकर लौटा हूं। फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने कश्मीर में पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि उन्हें जाने को कहा। वहां सेना नहीं भेजी गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब लोकसभा का घेराव किया तब सेना भेजी गई थी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। फिल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है। ये इसके माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं और 2024 की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कश्मीरी फाइल में क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और क्या इससे चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश की गई है। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश सहनी का एनडीए से यू टर्न। तेजस्वी से बोले 2.5 साल मैं भी रहूँगा सीएम, मंजूर है तो बनाइए सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा ऑफर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तेजस्वी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने की चाहत छोड़ दें यदि वो 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिन के लिए उन्हें यानी कि मुकेश सहनी को या निषाद समाज के किसी अन्य नेता को सीएम बनाने की बात पर आगे आए तो वीआईपी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव को मानते रहे हैं। लालू हमेशा उनके दिल में रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बंगाल से आ रही है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश। टीएमसी विधायकों को लगा धमकाने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है। शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी विधायक कृष्ण कल्याणी, सोमेन रॉय, विश्वजीत दास और तन्मय घोष को धमकाने का आरोप लगा है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि प्राथमिक रूप से यह आरोप सही प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे स्वीकार किया जा रहा है और इसे विशेषाधिकार कमेटी को पूर्ण जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि विधानसभा में मुख्य सचेतक और बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले 4 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी ने उनके घर पर आयकर की छापेमारी की धमकी दी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इस आरोप को आधारहीन बताया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में होंगे बड़े बदलाव। सोनिया गांधी ने इन नेताओं को सौंपी 5 राज्यों की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को नियुक्त किया है। जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा के हालात का आकलन करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और बदलाव का सुझाव देंगे, जबकि अविनाश पांडे को उत्तराखंड में ऐसा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए
नेताओं को नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से विधायक उम्मीदवारों और महत्वपूर्ण नेताओं से राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव। यूपी में भाजपा सरकार बनने पर युवक ने जलाई मार्कशीट, बोला अखिलेश की सरकार बनने पर नौकरी मिलने की थी हमें उम्मीद। जी दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी की हार से मायूस करहल के एक युवक ने अपने शैक्षिक अभिलेख ही जला दिए। मैनपुरी में इस सीट से अखिलेश यादव ने अपना विधानसभा चुनाव जीता है। युवक प्रदेश में सपा की सरकार न बनने पर हताशा जता रहा है और उसका कहना है कि अब उसे अपनी सरकारी नौकरी लगने की कोई उम्मीद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और चुनाव के दौरान सपा समर्थक युवाओं में जबरदस्त उत्साह था, परंतु परिणाम आने के बाद जब सपा की सरकार नहीं बनी तो ज़्यादातर हताशा में डूबे हैं और इसी हताशा में करहल कस्बा में मोहल्ला देवी रोड निवासी शील रतन साके ने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र जला डाले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम की चौकसी करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस केस। जी हाँ दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की 10 मार्च को हुई वोटिंग की गिनती के एक दिन पहले मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने के पहले सरकारी वाहनों की जांच के लिए पुलिस केस का सामना कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बनारस के एक काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीन की चोरी का आरोप लगाया था। यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से वोट की गिनती शुरू होने के पहले ईवीएम की पूरी समय चौकसी करने को कहा था और इसी रात और अगले दिन बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 75 जिलों की काउंटिंग सेंटर पर एकत्रित हुए थे। कई स्थानों से ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिनमें काउंटिंग सेंटर से प्रवेश से पहले इन कार्यकर्ताओं को सरकार वाहनों की जांच करते देखा गया था और इस संबंध में पूर्वी उत्तर प्रदेश 100 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 7 अलग अलग केस दर्ज कर लिए गए हैं। बस्ती के पुलिस प्रमुख आशीष श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काउंटिंग के एक दिन पहले अनाधिकृत तरीके से सरकारी अफसरों के वाहनों की जांच कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी को संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद पार्टी के लिए आने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास देश भर में मनोनीत प्रतिनिधियों की कुल संख्या का आधा भी नहीं है। ये कहते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश में कुल विधायकों की संख्या के आधे भी नहीं है उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछली बार की तुलना में मजबूत है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है और उनके पास देश के कुल विधायकों के आधे भी सीट नहीं है। विपक्षी पार्टियों के पास देश भर में उनसे ज्यादा विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक कि यूपी विधानसभा चुनाव में हारने वाली सपा के पास भी पिछली बार की तुलना में अधिक विधायक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी की घटना पर बने फिल्म, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना पर द लखीमपुर खीरी फाइल्स के नाम से फिल्म बननी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को सीतापुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचल दिया गया था और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स की तरह ही लखीमपुर की घटना पर भी फिल्म बननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लखीमपुर कांड की घटना पर भी फिल्म बनना चाहिए? हाँ या ना में हमें बताइए। और अगर अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वर्गीय महेंद्र वर्मा के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शोक व्यक्त करने गए थे। वरिष्ठ समाजवादी नेता महेंद्र वर्मा का बीते दिनों निधन हो गया था। अखिलेश यादव ने सीतापुर में श्रद्धांजलि सभा में कहा कि वर्मा वरिष्ठ सामाजिक चिंतक थे और उन्होंने लगातार संघर्ष किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फेसबुक ने बीजेपी को सस्ते में दी विज्ञापन डील और रिपोर्ट में खुलासा, संसद में सोनिया गांधी ने उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के एल्गोरिदम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले सस्ते विज्ञापन वाली डील मुहैया कराई। ये बात 22 महीने और 10 चुनावों में फैले विज्ञापन खर्च के एक विश्लेषण में सामने आई है। साथ ही बताया गया है कि 10 में से 9 चुनावों में
में पार्टी से उसके विरोधियों की तुलना में विज्ञापन के लिए कम रकम ली गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर बनाई ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए। जारी परिणाम के मुताबिक भाजपा की सरकार बनी और समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 सीटें मिली और कांग्रेस ने यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे कांग्रेस के प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। समीक्षा बैठक में चिन्हित किया गया कि ये परिणाम जहां एक तरफ कांग्रेस को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की तरफ इशारा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहतर ढंग से आगे का रास्ता तैयार करने का भी मौका देते हैं। सभी ने मिलकर चुनाव परिणाम से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से चिंतन किया है। समीक्षा बैठक में फौरी तौर पर संगठनात्मक बदलावों, कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए फीडबैक प्रणाली खड़ी करने व कांग्रेस के एजेंडे को जनता तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबने मिलकर राय बनाई कि कांग्रेस पार्टी को संगठन में जरूरी बदलाव करते हुए तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। वर्तमान नतीजों से सीखते हुए हमें जनता के मुद्दों पर संघर्ष एवं लोकसभा चुनाव की जमीनी स्तर की रणनीति अभी से तैयार करनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने किया वादा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गांव में हजारों लोगों की भीड़ में एक समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जहां उन्होंने राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा किया। शहीद भगत सिंह नगर जिले के खटकर कला गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ही काम शुरू हो जाएगा, हम एक दिन भी बर्बाद नहीं करेंगे, हम पहले ही 70 साल की देरी कर चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण भी किया और पूर्व में कॉमेडियन रह चुके मान ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नम्रता की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए कि वो अहंकारी हो गए हैं। वो उस कार्यक्रम में शपथ लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जहां भीड़ में और मंच पर कई लोगों ने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। माना जा रहा है कि मान कैबिनेट के अन्य सदस्यों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब भी समाजवादी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं अखिलेश यादव, बीजेपी को लेकर कह दी ये बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब भी अपनी पार्टी की हार मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर परोक्ष रूप से सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और जनता के सहयोग और सपा के कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी घट रही है। वोट का प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। बीजेपी को हल निकालना होगा कि महंगाई कम कैसे हो। दोस्तों, बीजेपी ने उतारा वोटर्स का कर्ज, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, 2024 पर भी बोले। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव नतीजों से जाहिर है कि जनता के बड़े वर्ग का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिल सकता। इशारों में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 51.5% वोट मिले और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की 2.5 गुना सीट बढ़ाकर अपना रुझान जता दिया है और भाजपा की सीटों का घटाव भविष्य का संकेत है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के संरक्षण में अपराधी तत्व फिर सक्रिय हो उठे हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। न कानून का डर है, न पुलिस का खौफ। एक मजदूर की पीट कर